गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मैं आपसे आज के इस व्याख्यान में बीएससी सेकेंड ईयर के जियोलॉजी के सेकेंड पेपर में सम्मिलित सेकेंड पेपर के लिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या बहिस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं जो कि अपने सिक्रीशंस एक वाहिनी के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँचाती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को बिना किसी वाहिनी के अर्थात सीधे रक्त में स्रावित करती हैं और इनका साइट ऑफ सिक्रीशन से साइट ऑफ सिंथेसिस से या जहाँ ये इनका संश्लेषण हो रहा होता है वहाँ से साइट ऑफ एक्शन नज़दीक भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है और उससे दूर भी हो सकता है। तो ये मूलभूत फ़र्क है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। शरीर की इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की या अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों की? शरीर के डिफरेंट मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए, उनके संचालन के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों को उत्पन्न करने वाली एवं उनके संरचना एवं कार्य में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह, उनके संरचना एवं कार्य के संचालन के लिए डिफरेंट तरीक़ों के सेल्स के ग्रुप्स कुछ विशेष ग्रंथियों में स्थित होते हैं और उन ग्रंथियों को ग्लैंड्स कहते हैं। अकशेरुकी एवं कशेरुकी सभी जंतुओं में दो प्रकार के ग्लैंड्स होती हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन और दूसरी होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि। मैक्सिमम ग्लैंड्स, अधिकतर ग्रंथियाँ अपने उत्पाद वाहिनियों या डक्ट्स के द्वारा विसर्जित करती हैं। ये बहिस्रावी या एक्सटर्नल सिक्रीशंस की ग्रंथियाँ या बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। वे अपना सिक्रीशंस एक आंतरिक अंग में विसर्जित कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर लार ग्रंथियाँ और लिवर की वाहिनियाँ उनके सिक्रीशंस को आहार नाल के भागों को ले जाती हैं। दूसरी ओर स्वेद और दुग्ध ग्रंथियाँ अपने उत्पादों को बाह्य शरीर तल पर स्थित छिद्रों के द्वारा बाहर मुक्त करती हैं। इसी प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि शब्द का अर्थ आंतरिक स्राव होता है। एंडो अर्थात इंटरनल या आंतरिक प्लस क्राइनोस का मतलब होता है सिक्रीशन या स्राव। अतः जिन ग्रंथियों में कोई वाहिनी नहीं होती उन्हें आंतरिक स्राव की वाहिनी विहीन डक्टलेस व अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। उनके सिक्रीशंस को आंतरिक स्राव या अंतःस्राव या अधिक सामान्यतया हार्मोन्स कहते हैं। ये एक रुधिर कोशिका में सीधे मुक्त किए जाते हैं, रुधिर संचार तंत्र में सीधे मुक्त किए जाते हैं या ब्लड में सीधे रिलीज किए जाते हैं और रुधिर फ्लो के साथ, रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के अन्य अंगों को भेज दिए जाते हैं, जहाँ वे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का समन्वय करते हैं। और इस प्रकार अंतःस्रावी तंत्र का कार्य केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक डायग्राम है, सांकेतिक डायग्राम है। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दिखाया गया है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी होती हैं जिनको मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। कुछ ग्रंथियों या कुछ ग्रंथियां जैसे अग्नाशय है, पैंक्रियाज,
और गोनेड्स बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य करने वाली मिश्र ग्रंथि की श्रेणी में आती हैं। अग्नाशय एंजाइम सिक्रीट करता है और अग्नाशय वाहिनी के द्वारा ड्यूडेनम में विसर्जित किया जाता है, जबकि अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के द्वीपपुंज या हार्मोन सिक्रीट करता है, जो सीधे रुधिर प्रवाह में विसरित हो जाता है। इसी तरीके से और एक तरीके की ग्लैंड होती हैं जिनको आवर्तक ग्रंथियां कहते हैं या सीजनल ग्लैंड्स कहते हैं। कुछ ग्लैंड्स आवर्तक हो सकती हैं, वे मियादी या पीरियोडिक या आवर्ती रिकरेंट होती हैं। उदाहरणार्थ प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम जो विशेष अवसरों के लिए विकसित अस्थायी संरचनाएं होती हैं। ये प्लेसेंटा भी अस्थायी होता है और कॉर्पस ल्यूटियम आप जानते हैं कब बनता है, जबकि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है, तो रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। जो फटा हुआ फॉलिकल होता है, अवशेषी फॉलिकल होता है जिसमें से ओवम रिलीज हो चुका होता है, वो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रीट होता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम मूल रूप से तब तक बनी रहती है जब तक कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्विकेंस में परिवर्तित हो जाती है और फिर बाद में समाप्त हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो इस प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स का स्टडी जूलॉजी के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानी जाती है। हार्मोन्स का अध्ययन हार्मोनोलॉजी भी कहलाया करता है। तो अब बात आती है हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स की सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव साधारणतः हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स नाम जो है नामकरण हार्मेनिन या एक्रोस और एक्साइटिक जगाना या उत्तेजित करना होता है और 1905 में अंग्रेज शारीरिक क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट E.H. स्टर्लिंग ने दिया था। उसकी परिभाषा के अनुसार हार्मोन ऐसा पदार्थ है जो शरीर के किसी भाग की कोशिकाओं में सामान्य रूप से उत्पादित होकर तथा रुधिर या लसिका प्रवाह के द्वारा दूरस्थ भागों में पहुंचकर उन्हें संपूर्ण शरीर की भलाई के लिए प्रभावित करता है। अतः अंतःस्रावी अंग एक या अधिक हार्मोन्स उत्पन्न कर सकते हैं। इनकी केमिकल नेचर क्या होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है, केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ का जहाँ तक सवाल है, रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स कार्बनिक यौगिकों के किसी एक समूह से संबंधित नहीं होते। वे प्रोटीन, या पेप्टाइड या एमिनो एसिड्स, वसा अम्ल या स्टेरॉइड्स कुछ भी हो सकते हैं। इनमें से अधिकतर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं और अविलंब अनुक्रिया के लिए तुरंत विकसित या तुरंत विसरित हो जाते हैं। ये पानी में विलेय होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वे, तथा वे अप्रतिजनिक या नॉन एंटीजेनिक होते हैं। उनका संचयी प्रभाव क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होता। कार्य समाप्त होते ही वे नष्ट या निष्क्रिय या उत्सर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार वे उपयुक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित नए हार्मोन अणुओं द्वारा निरंतर प्रतिस्थापित होते रहते हैं। विटामिन की भांति बहुत कम सांद्रणों में क्रिया करते हैं एवं ये कार्बनिक उत्प्रेरक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के रूप में होते हैं और कभी कभी अन्य एंजाइम्स के कोएंजाइम्स की भांति काम करते हैं। इनकी रासायनिक प्रकृति भली प्रकार से मालूम है, अच्छे से मालूम है।
और इसमें से अधिकतर का उपयोग प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। इनका अधिकतर का लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जा सकता है, सिंथेटिक होते हैं ये। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अच्छे से पता है, इनको बनाने का तरीका अच्छे से पता है, काफ़ी इन पर रिसर्च वर्क हो चुका है, इसलिए लैब में बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है इनका फंक्शन क्या है। हार्मोन्स के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, आंतरिक रासायनिक समन्वय अर्थात इंटरनल केमिकल कोऑर्डिनेशन। शरीर में दो प्रमुख आंतरिक समन्वय तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र और रासायनिक या अंतःस्रावी तंत्र। दोनों मिलकर वृद्धि, विकास, ऊतक क्रियाएं एवं व्यवहार जैसी अनेकों शारीरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। परंतु तंत्रिका विश्लेषण के विपरीत, जो कि बहुत तीव्र और संक्षिप्त होता है, अंतःस्रावी या रासायनिक नियंत्रण अपेक्षाकृत धीमा, पर्याप्त स्थिर और अधिक समय तक होता है। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक केमिकल मैसेंजर की भांति कार्य करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में रासायनिक कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। विशिष्टता इनकी होती है, एक स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह जानकारी बहुत दिलचस्प है कि जीवित प्राणियों में रासायनिक कोऑर्डिनेशन संबंधित कुछ मौलिक या बुनियादी बातें होती हैं। सब कशेरुकियों में हार्मोन्स एक जैसे होते हैं और जिन जंतुओं में उत्पन्न होते हैं उनके लिए विशिष्ट नहीं होते, वे अन्य भिन्न जंतुओं में भी प्रभावी होते हैं। जैसे एड्रिनल हार्मोन का प्रोटोजोन्स, क्रस्टेशियंस और मनुष्य तथा अन्य कशेरुकियों में समान प्रभाव होता है। इसी प्रकार पौधों का वृद्धि हार्मोन, आप जानते हैं ऑक्सिन्स होता है, प्रोटोजोन्स में यूग्लिना विरिडिस को भी उद्दीप्त करता है। ये जो प्लांट्स का हार्मोन है ऑक्सिन, ये एनिमल्स में प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ में यूग्लिना को भी स्टिमुलेट कर देता है। इसी तरह से उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह से ये काम करते हैं। एंजाइम्स और विटामिन्स की भांति एंजाइम्स और विटामिन्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट का काम करते हैं, क्रिया को प्रारंभ करने का, बढ़ाने का, गति बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये एंजाइम्स और विटामिन्स की तरह हार्मोन्स सेल्स को ऊर्जा का कोई अंशदान नहीं करते, बल्कि वे जीव की सामान्य कोशिकीय क्रियाओं, जनरल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, साइटोलॉजिकल एक्टिविटीज़, सेल फिजियोलॉजी और उसके कल्याण के लिए अनिवार्य होते हैं। हार्मोन्स उत्प्रेरकों की भांति क्रिया कर सकते हैं या रासायनिक या मेटाबॉलिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष भाग ले सकते हैं। वे बहुत कम मात्राओं में भी अत्यंत प्रभावी होते हैं। ये शीघ्रता से ऑक्सीकृत या नष्ट होते हैं, जिससे जब तक वे निरंतर उपलब्ध न हों तब तक स्थायी प्रभाव उत्पन्न नहीं करते। इनके टारगेट ऑर्गन्स फिक्स होते हैं। चौथा पॉइंट है इनके टारगेट ऑर्गन्स। थायरोक्सिन या वृद्धि का हार्मोन शरीर की प्रत्येक कोशिका को समान रूप से प्रभावित करता है, लेकिन अधिकतर हार्मोन शरीर की केवल विशेष कोशिकाओं या अंगों को ही प्रभावित करते हैं। जैसे ब्लड में परिसंचारी सिक्रेटिन हार्मोन के प्रति केवल पैंक्रियाज प्रतिक्रिया करता है। ऐसी कोशिकाएं या अंग उस विशेष हार्मोन के टारगेट ऑर्गन्स या लक्ष्य कहलाते हैं। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि पिट्यूटरी द्वारा सिक्रेटेड थायरोट्रोपिन या TSH का लक्ष्य होता है। इसी प्रकार ओवरी या वृषण भी, अंडाशय या वृषण अर्थात टेस्टिस भी पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले गोनोडोट्रोपिन्स, GnRH जिनको कहते हैं, या FS गोनोडोट्रोपिन्स के नाम क्या क्या हैं, FSH और LH के लक्ष्य अंग होते हैं। और इनमें एक और पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो है अपसामान्यताएं, एबनॉर्मलिटीज़। सामान्य शारीरिक कार्य के लिए हार्मोन्स की ऑप्टिमम मात्रा आवश्यक होती है। इसमें गड़बड़ी या हार्मोनी इम्बैलेंस विभिन्न क्रियाओं या रोगों का कारण हो सकता है। किसी एक हार्मोन की कमी या अल्प स्राव, हाइपोसिक्रेशन
अथवा अधिक सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, एक विशेष विकृतिजन्य या रोगात्मक पैथोलॉजिकल अवस्था का कारण बनता है। तो ये इस प्रकार से मैंने आज आपको हार्मोन्स, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका परिभाषा, उनका वे ऑफ वर्किंग, ये सब बातें आपसे शेयर किया है। इनका क्या कार्य है, इन क्या होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की है। तो थैंक यू वेरी मच।